अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपके यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। आज है इस वीडियो लेक्चर के अंदर जो टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है एंटीबायोटिक्स एंड देयर मोड ऑफ एक्शन। एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं और ये जिस्म के अंदर बीमारी के खिलाफ लड़ने के लिए क्या मोड ऑफ एक्शन अपनाती हैं, ये आज है टॉपिक में हमने पढ़ना है। नंबर 1 है डेफिनेशन, एंटीबायोटिक की डेफिनेशन। तो डेफिनेशन ये है कि वो केमिकल सब्सटेंस जो जिस्म के अंदर किसी बैक्टीरिया को मारने के लिए या फिर बैक्टीरिया की जरूरत को इनहिबिट करने के लिए इस्तेमाल किए जाएं, उन्हें हम नाम दे देते हैं ये एंटीबायोटिक्स हैं। मेडिसिन्स दैट हेल्प टू स्टॉप बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है ये बैक्टीरिया ही वजह से होता है, तो बैक्टीरिया को मारने के लिए या फिर बैक्टीरियल को इनहिबिट करने के लिए ये इस्तेमाल की जाती हैं। नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन। ये जो एंटीबायोटिक्स होती हैं ये सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, यानी आपके जिस्म में कोई बीमारी जो है वो बैक्टीरिया पैथोजन की वजह से हुई है तो उसके अगेंस्ट जो है वो एंटीबायोटिक काम करे ही। अदरवाइज जो एंटीवायरल ड्रग्स होती हैं वो वायरल इन्फेक्शन के खिलाफ जो है वो लड़ती हैं। अब ये जो एंटीबायोटिक्स है ये दो तरह से पैदा होती है। एक है नेचुरली प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन। ये एक फंजाई है पेनिसिलियम नोटेटम, उससे ली जाती है, तो ये नेचुरली भी प्रोड्यूस होती है। दूसरे नंबर पर है सिंथेटिक। एंटीबायोटिक जो है ये आप सिंथेटिकली जो है वो लैब के अंदर भी प्रिपेयर करते हैं, तैयार कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स को जो है वो मुख्तलिफ बुनियाद पर जो है वो मुख्तलिफ इकसाम में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 है बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक्स। बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक्स ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं जो बैक्टीरिया को मारने के लिए इस्तेमाल होती हैं, यानी जब किसी पेशेंट को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो वो काजिज एजेंट जो है वो बैक्टीरिया जो है उसे बिल्कुल मारने के लिए जो एंटीबायोटिक इस्तेमाल होती है उसे हम बैक्टीरियोसाइडल बोलते हैं और उसमें एग्जाम्पल है पेनिसिलिन। दूसरी टाइप है बैक्टीरियोस्टेटिक। अब अजीज तुलबा, स्टेटिक का मतलब है ठहरना, रुकना, स्टॉप कर देना, यानी ये बैक्टीरिया की जरूरत को इनहिबिट कर देता है, स्टॉप कर देता है, तो ऐसी एंटीबायोटिक को हम बोलते हैं ये बैक्टीरियोस्टेटिक एंटीबायोटिक है और इसमें एग्जाम्पल है टेट्रासाइक्लिन। उसके बाद दूसरी क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ स्पेक्ट्रम। अब एंटीबायोटिक को हम स्पेक्ट्रम की बुनियाद पर दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक वो एंटीबायोटिक्स होती हैं जो ज्यादातर बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इस्तेमाल हो जाती हैं। कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसी हैं जो किसी खास बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर इस्तेमाल होती हैं, तो जो ज्यादा बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इस्तेमाल हो जाती हैं उन्हें हम बोलते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ये एंटीबायोटिक्स जो हैं वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों के अंदर जो है वो मौसर साबित होती हैं। अब ऐसी एंटीबायोटिक्स तब इस्तेमाल होती हैं जब आपको उस बीमारी का काजिज एजेंट ना पता हो, आपको उस बैक्टीरिया का ना पता हो, तो फिर आप एक अननोन पैथोजन के लिए एंटीबायोटिक दे देते हैं। अगर वो ग्राम पॉजिटिव हुआ तब भी मर जाएगा, अगर वो ग्राम नेगेटिव है तो तब भी मर जाएगा। तो इस तरह ही जो है वो अननोन काजिज एजेंट के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। अब इसका नुकसान क्या होता है? ये प्रमोट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। ये जानदार है अंदर जो है वो एंटीबायोटिक के अगेंस्ट जो है वो रेजिस्टेंस पैदा कर देता है। अब जब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है किसी बैक्टीरिया के अंदर, तो वो फिर आप दोबारा कभी वो एंटीबायोटिक यूज करें लेकिन फिर वो मफीद साबित नहीं होती, क्योंकि उस पैथोजन में उस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट जो है वो वहां पे रेजिस्टेंस पैदा हो चुकी है।
तो फिर आप इस फेज में क्या करते हैं, जब रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है तो फिर आप नॉर्मल डोज से ज्यादा डोज इस्तेमाल करते हैं या फिर उस पैथोजन के लिए कोई नई एंटीबायोटिक बनाते हैं। और दूसरा इसका नुकसान ये है कि आपके जिस्म के अंदर कुछ फ्रेंडली बैक्टीरिया भी रहते हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे जिस्म के अंदर जो है वो हमारे लिए मफीद होते हैं, तो ये उनका जो नॉर्मल फ्लोरा होता है उसे भी डिस्टर्ब करते हैं। तो ये दो नुकसानात हैं। नंबर 2 जो है किस्म नैरो स्पेक्ट्रम, ये किसी खास बैक्टीरिया के अगेंस्ट एंटीबायोटिक इस्तेमाल होती है। इसके अलावा इसका लिमिटेड यूज है। जाहिर बात है जब कोई एंटीबायोटिक किसी खास बैक्टीरिया के लिए इस्तेमाल होगी तो फिर उसका यूज भी लिमिटेड है। जब वही बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो तब ही वो एंटीबायोटिक इस्तेमाल होती है। लेस डिस्टर्ब नॉर्मल फ्लोरा, ये भी आपके अंदर जो मौजूद फ्रेंडली बैक्टीरिया है ये भी उनको नुकसान पहुंचाती हैं, लेकिन ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक की निस्बत कम नुकसान पहुंचाती हैं आपके जो नॉर्मल फ्लोरा ऑफ बैक्टीरिया है। अब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होती क्या है, जब आप कोई एंटीबायोटिक जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं या आप बिना डॉक्टर के मशवरे के कोई एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं, तो जब जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल होती है तो वो जो आपके अंदर बैक्टीरिया हैं उनके अंदर जो है वो जेनेटिक म्यूटेशन या फिर नेचुरल सिलेक्शन के जरिए से रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है। अब जब उनके अंदर रेजिस्टेंस पैदा हो जाएगी तो वो बैक्टीरिया जो है वो सुपर बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसका मतलब है अब उनके अंदर जो है वो रेजिस्टेंस पैदा हो चुकी है, अब वो जो है वो उस एंटीबायोटिक से नहीं मरे थे या उनकी ग्रोथ जो है वो इनहिबिट नहीं हो रही, तो फिर आपको जो है कोई नई एंटीबायोटिक बनानी पड़ेगी या फिर आपके लिए जो है वो उसकी नॉर्मल डोज से ज्यादा आपको करनी पड़ेगी। तो बेटा अब जो है वो एंटीबायोटिक जो है हमने डिवाइड किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ देयर एक्शन, यानी उन्हें एक्शन ही बुनियाद पर हमने जो है वो उसे मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जो है ये मुख्तलिफ इन्फेक्शन है अंदर इस्तेमाल होती है, जिसमें स्किन इन्फेक्शन, चेस्ट इन्फेक्शन और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है वो शामिल हैं। इसमें एग्जाम्पल है तौर पर जो है वो अमोक्सिसिलिन, फ्लोक्सासिलिन, ये दो एंटीबायोटिक जो हैं वो पेनिसिलिन है अंडर आती हैं। ये दरअसल है जब बैक्टीरिया डिवाइड हो रहा होता है बाइनरी फिशन के दौरान, तो ये उस टाइम उसकी सेल वाल ही जो सिंथेसिस है उसे इनहिबिट कर देती है, सेल वाल को बनने नहीं देती। ये दरअसल जो पेप्टाइडोग्लाइकन है उसकी प्रोडक्शन बंद करवा देती है और बैक्टीरिया ही सेल वाल जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकन ही बनी हुई होती है। तो इस वजह से जब सेल वाल नहीं बनती तो बैक्टीरिया जो है वो उसका सेल जो है वो लाइसिस हो जाता है, टूट जाता है। नंबर 2 है टेट्रासाइक्लिन। ये एक वाइड रेंज ऑफ इन्फेक्शन ही ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होते हैं, जिसमें इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस, ये दरअसल जो है वो प्रोटीन ही बनने का जो मैकेनिज्म है उसे स्टॉप करवा देती है, यानी है ये बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसलेशन प्रोसेस को रोक देती है। असल में होता क्या है, ये टेट्रासाइक्लिन जो है ये जब इधर से मैसेंजर आरएनए आता है, लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट ने मिल के पॉलीसोम बनाना होता है, तो उस दौरान ये जो स्मॉलर सब यूनिट होता है 30S, इसे मैसेंजर आरएनए के साथ बाइंड नहीं होने दिया जाता, जिसकी वजह से ना पॉलीसोम बनता है, ना ट्रांसलेशन होती है, ना प्रोटीन बनती है। तो इसमें एग्जाम्पल आ जाती है डॉक्सीसाइक्लिन और मिनोसाइक्लिन। नंबर 3 है फ्लोरोक्विनोलोन। ये एक वाइड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, यानी ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों के लिए जो है वो मफीद होती है। रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है अगेंस्ट जो है वो इस एंटीबायोटिक को इस्तेमाल किया जाता है।
जो मेडिसिन हर किस्म है इन्फेक्शन के लिए मुफीद साबित होती है तो उसके साइड इफेक्ट भी ज्यादा होते हैं, तो ये सीरियस साइड इफेक्ट जो है वो खास करती है, इसलिए ये डॉक्टर है मशवरे के हिसाब से लेनी चाहिए। इसमें एग्जाम्पल है सिप्रोफ्लोक्सासिन और लीवोफ्लोक्सासिन। ये असल में डीएनए की रेप्लिकेशन को इनहिबिट कर देती है। जाहिर बात है जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उसमें बैक्टीरिया ने डिवाइड होना होता है बाइनरी फिशन के जरिए से, तो वहां पर डीएनए रेप्लिकेशन पहले होती है। तो जब ये डीएनए रेप्लिकेशन हो इनहिबिट करेगा तो बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है वो इनहिबिट हो जाती है, बैक्टीरिया मर जाता है। अब ये डीएनए रेप्लिकेशन को इनहिबिट करते हैं तो वो ये जो डीएनए के लिए एंजाइम इस्तेमाल होते हैं रेप्लिकेशन में, ये असल में उन्हीं प्रोडक्शन को रोक देते हैं। उसमें डीएनए गायरेज और टोपो आइसोमरेज की प्रोडक्शन को बंद करवा दिया जाता है, जिससे डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होती और ये बैक्टीरिया जो है वो मर जाते हैं। नंबर 4 जो है टाइप सल्फोन अमाइड्स। ये जो सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स हैं ये लैब है अंदर खुद प्रिपेयर की जाती हैं। ये असल में बैक्टीरियोस्टेटिक एंटीबायोटिक है, ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट कर देती हैं। इसमें एग्जाम्पल है मेफिनाइड, सल्फ एसिड अमाइड, सल्फ डायाजीन, सल्फ नेल अमाइड, ये मेडिसिन ही एग्जाम्पल है। ये इनहिबिट मेटाबॉलिक पाथवे, ये बैक्टीरिया से अंदर जो रिएक्शंस हो रहे हैं, जो मेटाबॉलिक पाथवे चल रहा है, ये उसे इनहिबिट कर देते हैं। कौन सा पाथ इनहिबिट करते हैं? दरअसल जब पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड जो है वो कन्वर्ट होता है डाईहाइड्रो पिट्यूरेट के अंदर, ये जो डाईहाइड्रोपिट्यूरेट है ये दरअसल बैक्टीरिया के अंदर फोलेट सिंथेसिस और डीएनए रेप्लिकेशन के लिए लाजमी होता है। तो जब ये पाथवे इनहिबिट हो जाएगा जिसके रिजल्ट में डाईहाइड्रोपिट्यूरेट जो है वो नहीं बनता, तो इसका मतलब है वहां पर फोलेट सिंथेसिस और डीएनए सिंथेसिस जो है वो स्टॉप हो जाएगी। तो इस तरह ये इन बैक्टीरिया को मारने के लिए, बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए इस्तेमाल होती है मुख्तलिफ एंटीबायोटिक्स। अब ये जो फोलेट है ये इंसानों के लिए भी जरूरी है, लेकिन ये इंसानों के अंदर पैदा नहीं होती, तो लिहाजा ये हमें फिर आर्टिफिशियली फोलेट जो है वो बैक्टीरिया से लेके हमें खुद इंसानों के अंदर जो है वो थ्रू मेडिसिन जो है वो लेना पड़ता है। इसलिए इसके अलावा डीएनए रेप्लिकेशन जो है इन्हीं वजह से लेस इफेक्टेड होती है, इसीलिए ये बैक्टीरियोस्टेटिक हैं, ये बैक्टीरियोसाइडल नहीं है। तो ये एक दफा तो बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट कर देती हैं, लेकिन जब आप ये एंटीबायोटिक्स छोड़ते हैं तो उसके बाद जो है वो दोबारा ये बैक्टीरिया जो है वो दोबारा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और दोबारा इन्फेक्शन पैदा करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो लेक्चर है ये कंप्लीट होता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। उतनी देर दुआओं में याद रखें। फी अमानिल्लाह।